इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आपने पिछले 4 एपिसोड्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्या पता उसकी कौन सी लाइन आपकी जिंदगी बदल दे। अध्याय 4, सबक 3, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की कक्षा में व्याख्यान दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीट कनिंघम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायी चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? कीट ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज्यादातर एमबीए विद्यार्थियों को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। कीट ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। मूलतः वह आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के संगठन की फ्रेंचाइजी वेन का सदस्य बनता था, वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज मैं के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीट ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीट के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है, अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यहां एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चित्र दिया गया है, जो रे क्रॉक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकादमिक कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती हैं। उनकी जिंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है, या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर,
कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती हैं, परंतु ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, आपका बिजनेस क्या है? और वे कहते हैं, मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और सामान्यतः उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसको अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है, जैसा पहले बताया जा चुका है। नंबर 1, नियम यह जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज्यादा तनख्वाह की जरूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूं ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूं। मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूं। मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज्यादा है। कई समूहों में यह समझदारी के विचार हैं, परंतु अगर आप रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्य वर्ग के ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरातनपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं। वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वह उन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्तियां थीं, वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थीं। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हम में से ज्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फॉर्म भरा है,
नेटवर्थ खंड पर नजर डालना हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को संपत्तियां माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तकें, स्टीरियो, टेलीविजन, अरमानी सूट्स, कलाई घड़ियां, जूते और दीगर चीजों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज्यादा पैसे कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। जिंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई और आंकड़ा। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, आपको प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती हैं जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता। तो एक बार फिर सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, दिन की नौकरी को करते रहें, परंतु असली संपत्तियों को खरीदना भी शुरू कर दें। परंतु ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया था। वयस्कों के लिए यही सही है कि अपने खर्च कम कर लें, अपने दायित्वों को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फर्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक खर्च से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियों के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूं? मेरी दुनिया में असली संपत्तियां कई तरह की होती हैं। 1, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं, परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। 2, स्टॉक। 3, बॉन्ड। 4, म्यूचुअल फंड। 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। 6, नोट्स। 7, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा,
पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी, 8 और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूं। मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूं। जब समस्याएं आती हैं तो समस्याएं उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, न कि कोई कॉरपोरेट व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम कर चुका हूं, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, यूएस मरीन कॉर्ड्स और जेरॉक्स कॉरपोरेशन में। मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मजा लिया है और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जो शेयर खरीदता हूं वे भी सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं। और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूं और उसे सार्वजनिक बना देता हूं। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक हैं भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि 1 साल में अपने शेयर बेच दिए जाए। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूं और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूं। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूं। वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्ड्स और जेरॉक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपनी दिन की नौकरी करता था, परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसे। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं, उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो, तभी मैं इसकी सलाह दूंगा। अन्यथा अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाए तो वह बाहर ना निकल पाए। इसे इस तरह सोचें कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है, तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है
इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग विलासिता की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता की चीजें खरीद लेती हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीजें खरीदते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर, जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से अतिरिक्त पैसा आने लगा, तो वह बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या जोखिम नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी, परंतु उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था, जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, और आखिरकार उसने इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सके। परंतु मर्सिडीज की यह विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि वह अपने संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज खरीदने से देर सबेर वह आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वह एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम, जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। नेक्स्ट, अध्याय 5। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत।